आप सभी साथियों को नुक्कड़ नाटक दिवस की शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले भारत की जनवादी नौजवान सभा को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण दिनों पर ये जो सीरीज शुरू की है, ये इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो साथियों, आज नुक्कड़ नाटक के ऊपर बात मौजूदा दौर में रंगमंच की भूमिका के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि आप साथियों को पता है कि आज से 31 साल पहले 1 जनवरी को दिल्ली से सटा एक इलाका है साहिबाबाद, वहाँ झंडापुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे मजदूर अपना संघर्ष कर रहे थे साथियों 1100 रुपये न्यूनतम वेतन के लिए। जहाँ सफदर और उसके साथी उनके पक्ष में नाटक करने के लिए गए। नाटक का नाम था हल्ला बोल। उसी समय दिन दहाड़े भ्रष्ट राजनीति के कुछ नुमाइंदों ने उनके ऊपर हमला किया और उनकी वहिसानापन से हत्या कर दी। और साथियों, उसके साथ हमारे एक मजदूर साथी राम बहादुर की भी हत्या की गई थी। उस दिन झंडापुर के उस नुक्कड़ पर एक कलाकार और एक मजदूर का खून साथ साथ बहा था। मतलब इसी में जनपक्षीय कला का एक मर्म जो है वही छिपा हुआ है साथियों। और सफदर की शहादत बेकार नहीं गई। मतलब हिंदुस्तान के अंदर उस समय पे चाहे वो पत्रकार था, चाहे फिल्मकार था, चाहे साहित्यकार था, पेंटर था, सब ने इसकी पुरजोर तरीके से निंदा की। इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना। और साथियों में जो सफदर थे वो बिल्कुल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो पत्रकार थे, वो फिल्मकार थे, वो गीतकार थे, वो संगीतकार थे। और उन्होंने बहुत सारी फिल्में, एक खिलती कलियां साक्षरता आंदोलन में उनकी एक दूरदर्शन के ऊपर एक टेलीफिल्म चली। उन्होंने बहुत सारे गीत जो साक्षरता आंदोलन में भी गाए गए। और उनका एक गीत जो यहाँ खूब पॉपुलर रहा, किताबें करती हैं बातें। और उनका साथियों हरियाणा में भी बहुत ही नज़दीक का रिश्ता रहा है। यहाँ जब जनवादी सांस्कृतिक मंच के कार्यक्रम होते थे तो बड़े कार्यक्रमों में वो नाटक करने के लिए आते थे। उन्होंने यहाँ बहुत से नाटक किए। और यहाँ कोई इससे पहले कोई निरंतरता में नाटक नहीं होता था हरियाणा में। मुझे जहाँ तक याद है 1985 के अंदर जब यहाँ जनवादी महिला समिति की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर औरत नाटक तैयार किया गया था। और सफदर की हत्या के बाद ही यहाँ निरंतरता में नाटक शुरू हुआ। बहुत सारे जिलों के अंदर टीमें बनी। यहाँ रोहतक के अंदर जतन नाट्य मंच, हिसार के अंदर सफदर नाट्य मंच, कुरुक्षेत्र के अंदर जन नाट्य मंच। तो इसके बाद अब तक लगातार उतार चढ़ाव के साथ नाटक होता रहा है। और हत्या से कुछ दिन पहले सफदर के साथ बात हुई थी कि वो यहाँ वर्कशॉप करने वाले थे। कुछ दिन के बाद शायद वो 15 या 20 के आसपास, जनवरी के आसपास कोई तारीख उनके साथ तय हुई थी। तो साथियों, इसके बाद जो पहली बार नुक्कड़ नाटक के दिवस में जब उनके जन्मदिन को ये तय किया गया कि नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाएंगे, तो पहले नुक्कड़ नाटक दिवस पे पूरे देश के अंदर 30,000 से ज़्यादा शो हुए थे साथियों। इसके बाद हरियाणा में
साक्षरता आंदोलनों में भी नाटक हुए। उसके बाद भी 99 में एक बड़ा जत्था जिसने पूरे हरियाणा के चम्बन गांव के अंदर वो गया। उसके बाद उससे पहले जो नाटक होते थे वो एक तरह के प्रचारात्मक नाटक थे साथियों। नाटक की एक स्वतंत्र भूमिका, उसको स्वतंत्र रूप से देखने की नज़र उसके बाद पैदा हुई। बहुत सारे जिलों में यहाँ टीमें बनी। एक समय पर लगभग 500 के लगभग कलाकार हरियाणा में, नौजवान लड़के लड़कियां इसके अंदर शामिल हुए। और जब वो लड़के लड़कियां बिल्कुल वंचित तबकों से थे, जिनके पक्ष निर्माण का काम सफदर करते थे, वही जब काम यहाँ शुरू हुआ तो उन्होंने वो आए। वो एक मजदूर, एक खेत मजदूर की लड़की जब नाटक में शामिल हुई, जब वो नाटक की स्टेज से नाटक करती थी, तो उसने नाटक के स्वरूप पर भी पूरा असर डाला साथियों। और दरअसल नाटक मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक औजार है जो संस्कृति को अपना कार्यक्षेत्र बनाता है। और मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अर्नेस्ट फिशर की एक किताब है, कला की ज़रूरत। उसके अंदर वो एक प्रसंग में सवाल की तरह से कहते हैं कि जब हम कोई नाटक या फिल्म देखते हैं तो देखते वक्त कोई पीड़ित या वंचित या दलित या मानवीय ट्रेजेडी के शिकार हुए चरित्रों के प्रति करुणा से आर्द्र क्यों उठते हैं? हमारी आंखें आंसुओं से क्यों भीग जाती हैं? या किसी खलनायक को पिटते हुए हम राहत का अनुभव क्यों करते हैं? तो साथियों, इसलिए कि कला हमारी मनुष्यता को, हमारी ममता को, हमारी करुणा को, बुराई के प्रति हमारी घृणा को सहज ही जागृत करती है। तो कला के अंदर वो क्षमता है जिसकी बदौलत हम स्वाधीनता, समानता, जनवाद की जो बात करते हैं, ये जो जीवन मूल्य हैं, इनसे मनुष्य की जो संवेदना है उसको ऊंचे स्तर पर ले जाकर उन्नत कर सकते हैं साथियों। और मैं मानता हूं कि हरियाणा के अंदर कई बार हम देखते हैं, बस्तियों में नाटक करने जाते हैं तो वो कभी नहीं कहते कि ये आपका नाटक खराब है या आपने ऐसा नाटक किया। हम बगैर तैयारी के भी नाटक करने चले जाते हैं कई बार, क्योंकि वो उनके अंदर एक भूख है। वो देखते हैं, वो पीड़ित लोग हैं, वो इस तरह से इतनी दृष्टि भी नहीं रखते कि हम इनकी कोई इस तरह से आलोचना कर पाए। लेकिन हम बहुत बगैर तैयारी के भी ऐसे नाटक कच्चे पच्चे लेके चले जाते हैं, तो ये लंबे दौर तक नहीं चल सकता। क्योंकि मैं मानता हूं कि कला, नाटक के अंदर नाटकीयता और उसका जो कलात्मक पक्ष है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर जन कलाकार ये मानेगा कि सामने देखने वाले बिल्कुल मूर्ख हैं तो उसकी ये गलतफहमी होगी। क्योंकि अगर जिस जनता को हम नाटक दिखा रहे हैं, जिसके पक्ष का हम निर्माण कर रहे हैं, अगर उसका कोई सौंदर्य बोध नहीं है, उसकी कोई देखने की एक दृष्टि नहीं है, तो वो आपकी राजनीति की सुंदरता को भी नहीं समझ सकता। तो एक तो साथियों ये कारण है मुख्य कि इसके दो मुख्य कारण हैं कि हम कलात्मक पक्ष के साथ हम अपने राजनीतिक पक्ष को भी मजबूत कर रहे होते हैं। दूसरा, जो दुनिया के अंदर या देश के अंदर या अपने प्रदेश के अंदर, अपने गली मोहल्लों में जो इस समय अफरा तफरी है, जो दमन है, और हम दुनिया के स्तर पर देखें तो ऐसे एक शक्तिशाली देश में ट्रंप जैसे मतलब सत्ता में लोग बैठे हैं, और जिसको हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया था, उनका नाम बोल्सोनारो है, जो ब्राज़ील के वो हैं,
बहुत ही वाहियात व्यक्ति। और हमारे यहाँ तो मूर्खों की पूरी लंबी लाइन है। तो ये बहुत बड़ा सांप्रदायिकता है, जातिवाद है। इस समय पे ये जो थालियां बजाना जो चल रहा है, बिल्कुल एक नंगा नाच, चाहे वो गाय के नाम पर हत्याएं हैं। आपने हरियाणा के अंदर चाहे वो देखा हो, आरक्षण के दौरान बिल्कुल उनके लिए एक तरह से खाली मैदान एक तरह से दिखाई देता है। एक पूरा गट्ठर, मतलब पूरा उलझा हुआ गट्ठर कहते हैं ना, वो हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि कलाकार का काम है वो जो गट्ठर है उसको सुलझाना, और उसको सुलझा के उसको नाटक में शामिल करना, और फिर जनता से सहज एक संवाद करना। तो मैं जब सफदर को पढ़ रहा था, उनकी माँ की एक किताब लिखी हुई है कमर हाशमी की, पांचवा चिराग। उसके अंदर बहुत ही डिटेल में वो सफदर के बारे में बात करती हैं। वो जब कहती हैं कि सफदर जब यहाँ, उससे पहले वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे, उसके बाद जब वो दिल्ली में आए और उन्होंने ये कहा कि ये नाटक करना है और इस तरह का नाटक करना है, क्योंकि वो मजदूर आंदोलन थे जो उनसे बहुत गहरे से जुड़ गए थे, वो उनकी तकलीफ़ों को समझते थे, उनके बीच में जाते थे। उन्होंने बैक स्टेज जब मजदूरों के प्रोग्राम होते थे, उनके लिए चाय का प्रबंध करना है, दरियों का करना है, जो बैक स्टेज जो प्रबंध होते हैं उनमें वो शामिल रहते थे। और उन्होंने उससे पहले प्रोसिनियम थिएटर किया था। तो जब ये तलाश शुरू हुई, एक वो जिक्र करती हैं कि ऐसे नाटक किया जाए कि ये प्रोसिनियम थिएटर नहीं चलेगा, हमें जब उन लोगों से संवाद करना है तो उस गली पे, उस नुक्कड़ पे, उस फैक्ट्री के गेट पे जाना पड़ेगा और उसी तरह का नाटक करना पड़ेगा। तो नाटक की तलाश हुई कि इस तरह का कोई स्क्रिप्ट देखी जाए, चुनी जाए। तो साथियों, इस पे बहुत सोचा गया। तो इस तरह की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। तो एक हमारे मजदूर नेता होते थे उस समय पे, उन्होंने सफदर के साथ एक बार बात हुई और उन्होंने कहा कि ये जो मजदूर हैं, जिस झंडापुर में उनके ऊपर हमला किया गया और उनकी हत्या की गई, उस इलाके में जो फैक्ट्री मजदूर हैं वो दो मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक तो वहाँ चाय की दुकान हो और दूसरा एक साइकिल के लिए स्टैंड हो, क्योंकि साइकिल खड़े करने के लिए कोई स्टैंड नहीं था। इन दो मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, मैनेजमेंट से बात भी हुई, लेकिन कोई उसके ऊपर सिरे बात नहीं चढ़ी। तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तो उसके बाद पता है साथियों क्या हुआ, उसके ऊपर मालिक ने गोलियां चलवा दी और 6 मजदूर उसमें शहीद हो गए। इसका सफदर पे बहुत असर पड़ा। उन्होंने जो जन्म का जो पहला नाटक था मशीन, वो इसी घटना से इंस्पायर होके वो मशीन तैयार किया गया और उसके बहुत सारी जगह शो हुए। और वो बहुत ही अच्छा नाटक है, बहुत ही शायराना अंदाज में लिखा हुआ नाटक है। और उसके समय समय पर अब भी जन्म उसके शो करता है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए साथियों, मैं यही कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर कई बार हम भी मतलब ऐसे सोचते हैं कि कलाकार नहीं हैं। हम जो विजन बनाते हैं कि कलाकार, कोई ऐसे मंजे हुए कलाकार मिलेंगे, है ना, उनको जुटाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। जिन तबकों की हम बात करते हैं, जो इसके मुख्य किरदार हैं, जो जन पक्षीय जो कला है, इसके जो नाटक के मुख्य किरदार हैं, वो चाहे महिलाएं हैं, चाहे वो युवा लड़के लड़कियां हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, और उनकी जो सृजनात्मक ऊर्जा है उसके ऊपर बिल्कुल ताला लगाया गया है, उसको दबाया गया है, उसको कोई अवसर नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसी कहावतें, ऐसे ऐसे ढांचे हरियाणा के अंदर हैं कि बिल्कुल उनको अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं मिलता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो नाटक के अंदर आए, क्योंकि अच्छा खासा हरियाणा के अंदर एक अनुभव है
वो आए तो उन्होंने नाटक का स्वरूप बदल दिया, और वो है ना वो चैन बनती है, फिर वो पूरी चैन बनती है। वो चैन बना के ना अपने भाई को लेके आते हैं, अपने पड़ोस से वो लेके आते हैं, उसके लिए पूरा रिस्क उठाते हैं। तो हमारे नाटक के मुख्य किरदार वही वंचित तबकों के लोग हैं। जब वो आएंगे तो वो जो कहते हैं ना वो मंजे हुए कलाकार, वो सबको, वो बिल्कुल उनके सामने कुछ नहीं है। उन्हीं से सब मतलब उनकी जो सृजनात्मक ऊर्जा के लिए एक जो मंच मिलता है, तो वो एक तरह से वो सारी चीज़ों से बिल्कुल पार जाती है वो चीज़। तो मैं मतलब है ना, हमें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है इस समय पे। मतलब जितना जहर जहर जितना इस समय पे समाज के अंदर बोया जा रहा है, क्योंकि पूरा मैं जो कह रहा था, गली मोहल्ले से लेकर पूरे देश और दुनिया के अंदर जो मंथन चल रहा है, उसके अंदर एक जहर भी फेंका जा रहा है, जो दिल दिमागों में बिल्कुल आम जनसाधारण के ऊपर भरा जा रहा है। लेकिन उसी जहर के प्रति घृणा भी है। हम देखते हैं कि उसी जहर के प्रति जो हमें कम दिखाई देती है, वो घृणा भी है। और वो घृणा को ही हमने देखना है, उस घृणा को ही हमने, वो जैसे कहते हैं ना, एक गुलेल चलाते हैं और उसके एक पत्थर होता है, वो तो जहर का अपना घड़ा भरते रहते हैं, उससे छलकाते रहते हैं। तो हमें उसके प्रति जो घृणा है उसको गुलेल का पत्थर बनाना चाहिए साथियों, और उस घड़े को फोड़ना चाहिए। और नाटक की मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा प्रासंगिकता बढ़ी है, ज़्यादा ज़रूरत बढ़ी है, क्योंकि कला की ज़्यादा इस समय पे ज़रूरत है, क्योंकि वो मनुष्यता को बचाता है। तो एक मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं शायरी लुधियानवी की, जैसा दौर है, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे, कि जानो दिल ता उम्र फिर कोई हंसी ख्वाब न बुन सके। और मैं ज़्यादा लंबे ना करते हुए, क्योंकि फेसबुक लाइव पे मैं देख भी रहा हूँ लाइव स्टेटस इतना ज़्यादा लंबा सुनते नहीं लोग, तो मैं फैज़ साहब की कुछ लाइनों के साथ अपनी बातें ख़त्म करना चाहूँगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी बात सुनी। डीवाई भाई ने का फिर मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने इतने महत्वपूर्ण दिनों पे ये एक सीरीज चलाई, और नाटक, नुक्कड़ नाटक दिवस को के ऊपर बात करने के लिए मुझे अवसर दिया। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।